गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मेरा इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड का दूसरा वीडियो है बच्चों, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में। बच्चों, मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्ज। तो बच्चों, मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्सेस के बारे में पूरे डिटेल में। ठीक है बच्चों, तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चार्ज दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। बच्चों, अगर हमारे पास दो चार्जेस लाइक हैं, ठीक है, लाइक हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो बच्चों होगा हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, इनके बीच में जो हमारा होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। और यदि हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो हमारा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से होगा। अब बच्चों, ये फोर्स कितना होता है, क्या होता है, कैसे वेरी करता है, डायरेक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर ये फोर्स होता क्यों है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, चार्जेस के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो वो चार्ज उसी स्टेट में रहना नहीं चाहता, वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। मतलब यदि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से वो मिलना चाहता है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव से वो मिलना चाहता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। इसी वजह से कोई भी चार्ज होता है वो अपने अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके। ठीक है बच्चों, अगर जो है अपोजिट चार्ज है दूसरे को खींचेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर कोई दो लाइक चार्जेस हैं तो अगर वो मिल जाएंगे तो वहां पे चार्ज बढ़ जाएगा, वो और ज्यादा अनस्टेबल फील करेगा, इसलिए वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन अपने आप होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां से जो बात आई वो कि ये फोर्स कितना होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए जो है एक महान साइंटिस्ट, उन्होंने एक रूल दिया और उनका नाम था कूलॉम साहब। तो उन्होंने एक रूल दिया और उसको हम जानते हैं कूलॉम्स लॉ के नाम से, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, ये लॉ क्या कहता है उसको आप जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस के बारे में ही बात हुई थी, Q1 Q2 अगर इस तरीके से है तो उनको मिलाने वाली लाइन के अलाउंग वो फोर्स होगा। बात नंबर 1 हुआ था। और ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड क्या कितना होगा वो उन्होंने बताया कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। और दूसरी बात उन्होंने बताई, दूसरी चीज है कि ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, यहां से दो चीजें हमारी लिखी कि फोर्स हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के दोनों चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके दोनों के बीच के डिस्टेंस के। अब बच्चों, यदि इन दोनों लॉस को मिलाया जाए तो हमारे पास आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, वो हो गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी बात इस K की करते हैं। बच्चों, K जो है हमारा वो है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा ये है बात नंबर 1। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों,
यहां पर हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है, वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। अब ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, ये सब बात मैं आपसे करूंगा जब मैं परमिटिविटी वाले का, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें आप इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन फंस भी जाता है। ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी रोकते हैं, बात करते हैं यहाँ की। तो मैंने यहाँ पे के लिखा है, के की जो यूनिट लिखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखिए यहां से हम इस यूनिट को निकालते हैं, तो देखिए क्या वो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, और के की यूनिट हमें निकालनी है, कूलाम यूनिट होती है चार्जेस की, कूलाम स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया मीटर स्क्वायर। तो बच्चों के की यूनिट हो गई हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये मैं बहुत जोर देता हूं यूनिट एंड डायमेंशन पे, 11th में भी आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन पे नीट में आता है, आईटी में आता है और बोर्ड में भी हमारा आता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कैसे निकलेगा और क्या होगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो हमारा के की यूनिट हो गई हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये बच्चों हमारी कहानी हुई पूरी की पूरी, जो है पूरी की पूरी हमारी कहानी हो गई, ये हमारी जो है फोर्सेस की, क्योंकि फोर्स हमारा इतना होता है। यहां से देखिए बच्चों, जो जो चीजें हमको निकल के दिख रही हैं उसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए Q1 Q2 की वैल्यू जितनी हमारी ज्यादा होगी, उनके बीच में लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा होगा। अब यदि अपोजिट है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और हमारा जो है लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन का उतना बड़ा फोर्स होगा। दूसरी चीज जिसपे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि इनके बीच में जितना ज्यादा हमारा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी। एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर से स्क्वायर है, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना स्ट्रांग वहां पर फोर्स हमारा होगा। ठीक है, तीसरी बात आती है बच्चों इसके डायरेक्शन की। तो बच्चों जो इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसके अलोंग ही हमारा जो है फोर्स का डायरेक्शन होता है, चाहे रिपल्सन का हो चाहे अट्रैक्शन का हो, इसके अलोंग ही हमारा जो है होता है फोर्स का डायरेक्शन। अब बच्चों फोर्स एक क्या है, फोर्स एक है बच्चों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके ऊपर बच्चों सारे लॉ वेक्टर के हमारे लगेंगे, जो हमने जो है पिछले साल पढ़ा था। ठीक है, पिछले साल पढ़ा था, वेक्टर के सारे लॉ पढ़े थे, और फोर्सेस के जो भी लॉ थे वो सारे के सारे इसके ऊपर अप्लीकेबल होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो है दूसरी बात निकलती है कि हम इस फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, क्या उसकी वैल्यू होगी। तो बच्चों देखिए हम किस तरीके से इसको जो है वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ हमारे पास, सपोज करिए पहले हमारे पास यहां पर दो जो है चार्जेस हैं, ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड Q2 है, और ये दोनों सपोज कर लीजिए कि हमारे ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी हमारा पॉजिटिव है, इस तरीके से आप सपोज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा आप देखिए, इसके कारण जो फोर्स होगा वो रिपल्सन का फोर्स होगा, उसका डायरेक्शन ये होगा, और इसके कारण जो फोर्स होगा उसका रिपल्सन का डायरेक्शन होगा ये, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, इनके बीच की दूरी बच्चों सपोज करिए कि हमारी है r। ठीक है, r। अब बच्चों ये चार्ज फोर्स फील कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये चार्ज फोर्स फील कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पे हम इस पे लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, इस तरीके से लिखेंगे। अब बच्चों देखिए दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो बच्चों इस वाले केस में हमारा क्या होगा, F12, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में जब हम इस फोर्स को लिखते हैं तो हमारे पास कुछ हमको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लेकिन
दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये बात सच है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है। तो यहां पर हम इस तरीके से अगर इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1, वो बिल्कुल इक्वल होगा, इसमें हमारा कोई भी अंतर नहीं होगा। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो बच्चों हो गई बात हमारी लाइक चार्जेस में। अनलाइक चार्ज यानी अपोजिट चार्ज में क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास फोर्स, एक चार्ज है Q1, ठीक है, एक चार्ज Q1 है, सपोज करिए निगेटिव है, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है और सपोज करिए कि ये चार्ज हमारा जो है पॉजिटिव है। अब बच्चों क्या होगा, इसमें होगा ये कि इनके बीच अट्रैक्शन होगा, फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो बच्चों देखिए इसके जो है इसका डायरेक्शन इधर होगा फोर्स का, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अब बच्चों यदि हम इसको इस चार्ज को 1 माने, इसको सेकंड चार्ज माने, तो यहां पर जो फोर्स होगा वो हम कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकंड, ऐसे लिखेंगे इसको। और यहां पे लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये इस तरीके से हो गया। बच्चों यहां पर भी सेम रिजल्ट आएगा, यहां पर भी देखिए अगर वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये इस तरीके से होता है। और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड जो है बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होगा, ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट होगा। यहां पर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फोर्स का डायरेक्शन आप देख लीजिए किस तरीके से हमारा निकल करके आता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों यदि हम यहां पर ये लिखें कि फोर्स हमारा कितना होगा वेक्टर के फॉर्म में, तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं, और फिर देखिए उसमें थोड़ा सा हमारा कुछ नई चीजें हमको मिलेंगी, ठीक है, कुछ नई चीजें हमको यहां पर मिलेंगी। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि हमने यहां पर लिखा, हम फोर्स को लिख रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो F, ठीक है, चाहे हम इस पे अप्लाई करें चाहे इसमें अप्लाई करें, दोनों में सेम एक्सप्रेशन आएगा। आप किसी एक पे कंसीडर कर लीजिए। देखिए क्या फोर्स क्या हो गया हमारे पास, K Q1 Q2। अब हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, फोर्स हम जो निकाल रहे हैं इसको देखिएगा। फोर्स जो हम निकाल रहे हैं बच्चों, हम निकाल रहे हैं F12 वेक्टर के फॉर्म में हमने लिखा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज सेकंड, वो हमने इस तरीके से लिखा। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी जो होगी बच्चों, वो होगी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, वेक्टर फॉर्म में हम R को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पे जो होगा R यहां से लिखेंगे हम, देखिए ऐसे लिखेंगे, R को जब हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे बच्चों, तो मैग्नीट्यूड जो आएगा उसको देखिए, R जो हमारा वेक्टर फॉर्म में आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे R12 ऐसे। और जब बच्चों हम R को इधर से कंसीडर करेंगे तो हमारा हो जाएगा R21, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये भी वेक्टर के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस तरीके से है। तो बच्चों क्या हुआ कि हम इस पे पहले वाले चार्ज में फोर्स निकाल रहे हैं, तो हमारे पास R को हम ऐसे रखेंगे, तो देखिए क्या हो गया, R12 का हो गया, ये मैग्नीट्यूड लेंगे और इसका हो जाएगा स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। क्या हुआ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है डिस्प्लेस, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमने इसका डायरेक्शन लिया, वेक्टर के फॉर्म में लिया, और उसका मैग्नीट्यूड बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ डायरेक्शन लिख रहे हैं, तो यहाँ भी हमारा डायरेक्शन होना चाहिए, तो डायरेक्शन कहाँ गया, कैसे लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक जो है यूनिट वेक्टर लगा देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ 1 2, ठीक है, 1 2 के डायरेक्शन में जो है हम एक यूनिट वेक्टर ऐसे लगा देंगे। यही काम हम यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ की कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या हुआ, ये अगर हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करें तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर के फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया। और बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको याद रहना चाहिए, देखिए वेक्टर का पूरा कंसेप्ट हमारा याद होना चाहिए। ये जो है यूज होता जाएगा अल्टरनेटिंग करंट तक, लगातार यूज होगा, मैग्नेटिज्म में यूज होगा,
और आपका जो है हर जगह ये इस तरीके से यूज होगा वेक्टर। वेक्टर अगर आपको नहीं आता तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको रिवाइज कर लीजिए पहले, वरना इलेक्ट्रिसिटी जो है आप अच्छी तरह नहीं कर पाओगे और आपसे हो जाएगी गलती। वेक्टर आपको पूरा आना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रिकल का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और आप इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सक्सेसफुली कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर अगर आपको याद हो तो सपोज करिए एक वेक्टर हमारे पास ए है, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से था, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इस तरीके से था यूनिट वेक्टर। सॉरी ये मैं गलत लिख दिया, ये हमारे पास होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब देखिए क्या हुआ, R12 का हमें जो है देखना है, ये यूनिट वेक्टर है तो ये भी हमारे पास इस तरीके से जाएगा R12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा दिस के Q1 Q2, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा R12 इस तरीके से, इसका हो जाएगा होल क्यूब और ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। अब ये वेक्टर जो है हमको डायरेक्शन दे रहा है इस डायरेक्शन में कि हमारा इधर फोर्स हमारा इस तरीके से लगेगा। बच्चों यही काम हम इस चार्ज के लिए करेंगे तो थोड़ी कहानी हमारी आर की बदल जाएगी और देखिए क्या होगा, यहां पर आ जाएगा F21 यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ये R21, ठीक है, इसका क्यूब और ये हो जाएगा हमारा R21 वेक्टर। ये इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर वेक्टर R12 इज अपोजिट टू वेक्टर R21 और ये है हमको, अगर हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्लियरली हमको मिल रहा है कि फोर्सेस ऑन, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। ये लॉ पूरी तरीके से एप्लीकेबल है इस पे भी और इस पे भी, और दो जो है चार्जेस के बीच में, ठीक है, अपोजिट ही रहेंगे, चाहे अट्रैक्शन का है तो भी अपोजिट है और जो है रिपल्सन है तो भी हमारा चार्ज जो है वो आ रहा है जो अपोजिट, ठीक है, तो भी हमारा फोर्स अपोजिट आ रहा है, चाहे अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे हमारे पास रिपल्सन का फोर्स हो, हमारा जो है फोर्स का डायरेक्शन हमारा अपोजिट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया कूलम्ब फोर्स का रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों एक बात जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी उसको मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं और वो बच्चों होता है कि हमारा जो होता है चार्ज जो होता है वो मास के साथ होता है। ये बात मैंने बताई थी, जिस किसी ने पिछला वीडियो ना देखा हो और मास और चार्ज का कंसेप्ट उसका ना क्लियर हो तो प्लीज देख ले। मेरा नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, किसी और का देख लो, उन्होंने भी यही बात बता रखी है। ठीक है, तो क्या हुआ मैं आपको लिख के दिखाता हूं और फिर चलिए बात करेंगे आगे की। तो देखिए क्या होता है, होता क्या है, देखिए होता यह है कि चार्ज जो है हमारा, चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ होता है, अकेला नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गया तो अपने साथ जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी ले गया, तो जिधर से इलेक्ट्रॉन गया उधर का मास कम हो गया, जिधर इलेक्ट्रॉन गया उधर का मास बढ़ गया। तो क्या हुआ, चार्ज हमेशा मास के साथ होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास क्या होता है, नोट करिएगा कि जो है चार्ज के कारण हमारा होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। अब चाहे अट्रैक्शन का हो रिपल्सन का हो उसको छोड़ दीजिए। मास के कारण बच्चों होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मास के कारण होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन का कंसेप्ट काफी सिमिलर है, ठीक है, काफी सिमिलर है, काफी चीजें अलग है लेकिन सिमिलरिटी इसके अंदर बहुत है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब देखिए क्या हुआ कि सपोज करिए हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2 इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस का जो मास है वो M1 M2 है, ऐसा हमको दे रखा है। दो चार्जेस हमारे पास क्या है, दो चार्जेस क्या है हमारे पास रखे हुए हैं R डिस्टेंस पे, ठीक है, R डिस्टेंस पे हमारे पास इस तरीके से रखे हुए हैं। तो बच्चों उनका मास भी वहां पे R डिस्टेंस पे होगा, सेम चीज हो गया।
तो बच्चों ये चाहे अपोजिट हो चाहे सेम हो, इनके बीच में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, वो हमारा लग रहा होगा F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और बच्चों इसको Fe लिख लेते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो हमारा होगा G M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये लास्ट ईयर आप ग्रेविटेशन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। ठीक है, यहां पर देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है। यहां देखिए हमारे पास के कांस्टेंट है, वहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू बच्चों है हमारे पास 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए इस तरीके से है। ठीक है, और यहां पर जो जी की वैल्यू आई थी बच्चों हमारे पास, वो आई थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आपको याद हो, यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि यूनिट पे मारता है आकर के फिजिक्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास आया था बच्चों। आपको यहाँ पे मैंने इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे को दिखाना है आपको कि जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो जो है ग्रेटर देन होता है, मच ग्रेटर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो देखिए अभी देखिए प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो देखिए कांस्टेंट में 10⁹ आया है और यहाँ पे कांस्टेंट में 10⁻11 आया है। तो कांस्टेंट में ही देखिए डिफरेंस कितना है। ठीक है, कांस्टेंट में ही हमारा डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। देखिए आर और आर दोनों में सेम है। ठीक है, क्यू कितना होगा पता नहीं, क्यू यहाँ पे एम कितना होगा पता नहीं, लेकिन हमारा के जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इधर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इधर हमारा इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, ये दोनों में ही काफी डिफरेंस है मैग्नीट्यूड में। और इसी वजह से जो है हमारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ये कंसेप्ट आपका काम आएगा जब आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी। जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे वहां पर एक नया फोर्स आता है न्यूक्लियर फोर्स, उसका कंपेरिजन फिर से होगा, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं ये प्रूफ करके कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए। सिर्फ हम बात करेंगे 10 टू द पावर में। ठीक है, 10 टू द पावर में बात करेंगे। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि एक बार जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और उनके बीच में हम निकालते हैं फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ये सपोज करिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ऐसे और इधर हमारे पास प्रोटॉन है ऐसे। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज कर लीजिए कि r है। r हमने सपोज कर ली क्योंकि r हमारा फैक्टर कट जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन है बच्चों हमारे पास वो है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, k की वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और g की वैल्यू है वो है हमारी 6 पॉइंट, ठीक है, वो है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू हमको दी होती है, पता भी है, आपको सवाल करते करते सब याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, जो लोग अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। अब बच्चों हमको क्या करना है कि इसका देखिए इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मास भी रखा हुआ है। ठीक है, मास भी रखा हुआ, चार्ज भी रखा हुआ, इस टाइप की सिचुएशन है। डिस्टेंस हमारे पास है r। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि हमको करना है कि इनके बीच में देखिए दो तरीके का फोर्स होगा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। तो हमको दोनों फोर्स को कैलकुलेट करके हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या आता है, ये हमको जो है निकालना है। ठीक है,
निकालना है। और बेसिकली बच्चों इसमें जो है कैलकुलेट करने के लिए आता नहीं कभी एग्जाम में, लेकिन जो है एग्जामिनेशन में इस पे कंसेप्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, और रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन भी इसमें इस तरीके के दे देते हैं। तो बच्चों देखिए, हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना आता है, चलिए उसको हम देखते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, एफ ई क्या हो जाएगा हमारे पास, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। बच्चों के की वैल्यू हमारी कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसकी वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और प्रोटॉन की भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इस तरीके से आ गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन टू चार्जेस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये हमने निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, आर की हम जो है वैल्यू आर स्क्वायर ही रख रहे हैं, क्योंकि ये अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा आ गया, इतना फोर्स, इतने न्यूटन का फोर्स हमारे पास आ गया। अब बच्चों हम निकालते हैं ग्रेविटेशन फोर्स दोनों के बीच में। तो देखिए कितना आ रहा है, वो आएगा जी एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बच्चों हमारे पास 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों हमारे पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों हमको निकालना है एफ ई बाई एफ जी। तो चलिए हम उसकी तैयारी करते हैं। तो एफ ई बाई एफ जी हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, और वो आ रहा है, एफ ई की वैल्यू हमारे पास है ये, तो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे आर स्क्वायर को हम यहाँ पे आर स्क्वायर से लिख देते हैं। फिर क्या हुआ, देखिए एफ जी की वैल्यू रखेंगे, तो एफ जी हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया दोनों में। बच्चों यहाँ पे आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर की आपको कोई वैल्यू नहीं दी थी। ठीक है, हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो हम इसको हटा देते हैं, ये हमारा हो गया कैंसिल। बात हमें सिर्फ करनी है इसके बीच की। बच्चों हम अप्रोक्सीमेशन में निकालेंगे, तो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मैं हटा दे रहा हूं। तो देखिए क्या हुआ, एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी क्या हुआ, इसको मैं बताता हूं, लगभग हमें सिर्फ 10 की पावर वैल्यू देखनी, क्योंकि 10 की पावर में इतना वेरिएशन है कि न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई जो है एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये वो आ रहा है 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर -27। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा रेशियो क्या आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि हमारा रेशियो जो आ रहा है वो एग्जैक्टली रेशियो हमारा कितना आ रहा है, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या आया, एफ ई बाई एफ जी जो आया वो नियर अबाउट आ रहा है 10 टू द पावर 9 -32। ये ऊपर आ रहा है, नहीं 38, ठीक है 38 ये आ गया इस तरीके से, -19 आ गया इधर इस तरीके। और देखिए नीचे आ रहा है 31 और 11 हो गया हमारा 42, और 42 और ये आ गया हमारा 62, और आ गया हमारे पास 69। तो ये हमारे पास आ गया -69। तो अगर हम निकालेंगे एफ ई बाई एफ जी, जब हम निकालेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा वो हमारा ऊपर ये हमारा हो रहा है 10 टू द पावर माइनस, ठीक है 29 प्लस 69। देखिए ऊपर जाएगा 69, इसमें से घटाएंगे 29, तो देखिए क्या हुआ, एफ ई बाई एफ जी जो है वो इस ऑर्डर की रेंज क्या आएगा 10 टू द पावर 40 के रेंज का आ रहा है। देखिए कितना बड़ा गैप है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है 10 टू द पावर 40 टाइम्स जो है ग्रेटर देन होता है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है,
10⁻40 टाइम्स होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये वैल्यू बच्चों अप्रोक्सीमेशन में आई है, मैंने सारी वैल्यू जो है हटा दी है, ठीक है, हटा दी है। हो सकता है इसका भी कोई फर्क पड़े, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी रेंज है ये, ठीक है, बहुत बड़ी रेंज है। मतलब कितना टाइम होता है बच्चों। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं, आप फील भी कर जाओगे। अभी आपने शायद बचपन में कभी खेल किया हो कि कंघे से जो है आपने अपने बाल पे रब किया हो और फिर कागज के टुकड़े को उसको चिपकाया हो, तो कागज का टुकड़ा अपने आप आ गया होगा ऊपर, ठीक है बच्चों। क्यों आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से आता है। अब बच्चों कागज का जो छोटा छोटा टुकड़ा हो उसका वेट तो कुछ ना कुछ होता ही है ना, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कितना स्ट्रांग होता है कि उस वेट को खींच लेता है, ठीक है, उस वेट को खींच लेता है। ये हम इसको देख सकते हैं बहुत आराम से। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बस यहां पर यही मेरे को प्रूव करना था, आप इसको देख सकते हैं। अब मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में निकाला, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आप निकाल लीजिए इसी तरीके से, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा जो है फोर्स का कंसेप्ट जो है 50% जो है वो हो गया खत्म। इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो कंसेप्ट है जो सिलेबस में है वो 50% हो गया खत्म। अब हम लगे करेंगे इसके न्यूमेरिकल। 50% मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी बच्चों जो है इसमें जो है बात अभी बची है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस की, और उसके लिए मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है, वरना वीडियो हो जाएगा लंबा और आपको लगेगा बोरिंग, ठीक है। तो ये वाला जो था, ये वाला वीडियो था हमारा फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का, सॉरी हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, या कह ले इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल। हो सकता है आपको मजाक लगे लेकिन करना जरूरी होता है, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जाऊंगा, और जो है लास्ट क्वेश्चन जो है काफी वजनी होगा, काफी दमदार होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का आता है, बहुत ही सिंपल होता है कि हमारे पास एक चार्ज यहां पर है Q और दूसरा चार्ज है बच्चों हमारे पास Q, और इसके बीच की डिस्टेंस है हमारे पास R, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F, ऐसे हमको दे रखा है, ठीक है, ये हमको दे रखा है, ठीक है, पहली कंडीशन में। फिर क्या होता है, ये पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को जो है डबल करते हैं, चार्ज हमने वही रखा, हमने इसके बीच की डिस्टेंस डबल कर दी, तो हमारा फोर्स जो है न्यू फोर्स वो कितना हो जाएगा। ये बच्चों पहला क्वेश्चन इसी टाइप का होता है, ठीक है बच्चों। तो देख लीजिए, तो सपोज करते हैं कि पहले हमारा चार्ज F था, उसकी वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, K Q1 Q2 ऐसे लिख लीजिए, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, K Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू Q है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R हो गया, ये हमारे पास आ गया। तो कुल मिला के आ गया K Q1 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। नया फोर्स क्या हुआ, K Q डिवाइडेड बाई 2R का स्क्वायर आ गया बच्चों। तो हमारे पास आ गया K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर आ गया। बच्चों देखिए यहां से हम कंपेयर करेंगे तो F डिवाइडेड बाई न्यू फोर्स इज इक्वल टू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास जो है वो आ गया 4R स्क्वायर। देखिए K Q कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास आया F डिवाइडेड बाई एफ एन इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है बच्चों। यानी कि क्या हुआ, न्यू फोर्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पुराने फोर्स के 1/4 टाइम्स ये हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, आप लोग बच्चे ही हो, करवाना जरूरी होता है, ठीक है बच्चों। इसमें एक वैरायटी और बनती है, वो ये बनती है कि हमने क्या किया कि जो है डिस्टेंस वही रखी, ठीक है, डिस्टेंस वही रखी, और चार्जेस को जो है
चार्जेस को जो है वो हमने बदल दिया। एक चार्ज को हमने 4 टाइम्स कर दिया और दूसरे को हमने कर दिया आधा, दोनों चार्जेस को हमने बदल दिया। तो अब हमारा जो है फोर्स कितना हो जाएगा, फिर वही बात होती है। तो पहले कंडीशन में बच्चों जो हमारा चार्ज था, फोर्स था चार्जेस के बीच में, वो हमारा इतना था, और नई कंडीशन में जो हमारा फोर्स है वो इतना हो गया। इसकी वैल्यू आई के, ये आ गया Q/2 इंटू 4Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कटा इस तरीके से 2 हो गया। तो F डिवाइडेड बाई एफ न्यू इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन के 2k क्यू स्क्वायर, ठीक है, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो F ओल्ड एंड F न्यू का रेशियो जो बच्चों आ रहा है हमारा, वो आ गया, ठीक है, वो आ गया 1/2, ठीक है, 1/2। यानी न्यू फोर्स जो है वो हमारे पास हो गया, न्यू फोर्स जो है वो हमारा हो गया डबल हो गया पुराने फोर्स का। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बच्चों इसमें एक वैरायटी और बनती है, वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन का ग्रेड बढ़ा दूंगा। ठीक है, हमारा क्या होता है कि हमने चार्ज बदल दिया, अब डिस्टेंस भी यहां बदल दी, डिस्टेंस हमने कर दी यहां पे जो है वो कर दी r/2, डिस्टेंस भी बदल दी। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे न्यू फोर्स जो है कितने टाइम्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बच्चों पहले हमारी फोर्स थी F, उसकी वैल्यू हो गई K क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नई कंडीशन में फोर्स Fn हो गई, इसकी वैल्यू हुई K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर। अगर हम ऐसे लिख लें तो बच्चों इसकी वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, K Q1 की वैल्यू हो गई Q/2 है, Q2 की वैल्यू हो गई 4Q और R डैश की वैल्यू हो गई बच्चों हमारी R/2 का स्क्वायर। ऐसे तो ये आ गया हमारा K 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बाई 4। ठीक है, न्यू फोर्स ये आ गया। तो फोर्स न्यू हमारा हो रहा है 8KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो F/Fn जो है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है, वो आएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन 8Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कट जाएगा पूरा, तो हमारे पास आएगा F/Fn इज इक्वल टू 1/8, यानी जो हमारा न्यू फोर्स है वो 8 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स हो जाएगा, इनिशियल फोर्स हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ये हमारा बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए करते हैं कुछ इसके अच्छे क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बच्चों ये हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 2 पॉइंट चार्जेस +2 कूलम एंड 6 कूलम +6 कूलम आर रिपेल्ड ईच अदर by a force of 12 Newton. If the additional charge of -4 coulomb is given to each charge, what is the new forces between them? और ये हमारे ऑप्शन हमको दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन देखिए बड़ा मजेदार है ये, है ना। और देखिए क्या होता है इसके अंदर कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज है इस तरीके से। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है और हमारा जो है ये पॉइंट चार्ज है +2 कूलम का और ये है बच्चों हमारे पास +6 कूलम का। इनके बीच जो फोर्स है बच्चों वो है रिपल्सन का और 12 न्यूटन का है। डिस्टेंस कुछ होगा, उससे कोई मतलब नहीं। डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि इनके बीच में आर है, हमने ऐसे सपोज कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया कि इस पे जो है -4 कूलम इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए +2 तो पहले से था, प्लस हमने इसको -4 और दे दिया, तो ये बच्चों हो गया -2 कूलम। और देखिए क्या हुआ कि हमारा +6 ये पहले से था, -4 दे दिया, तो ये हो गया +2 कूलम। तो पूछा है कि जब हम इसको और इसको जो है -4 कूलम का चार्ज और दे देंगे तो हमारा न्यू चार्ज कैसा कितना होगा और कौन सा होगा, अट्रैक्टिव होगा क्या रिपल्सन होगा। तो बच्चों देखिए यहां पर हो गया -2 कूलम और यहां पर हो गया +2 कूलम। बच्चों चार्ज अपोजिट है तो एक बात तो समझ में आ गई कि हमारा फोर्स अट्रैक्टिव वाला होगा। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 न्यूटन रिपल्सिव, 4 न्यूटन अट्रैक्टिव, 12 न्यूटन अट्रैक्टिव एंड 8 न्यूटन रिपल्सिव। तो हमारा ऑप्शन या तो 4 है या 12 है, ये दोनों रिपल्सिव है, तो खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा।
तो बच्चों पहले हमारा क्या था, पहले हमारा था F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एफ था हमारा 12 न्यूटन, के Q1 की वैल्यू है बच्चों +2 और ये भी हमारा है +6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया 12 बराबर के, ठीक है, इंटू 12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। न्यू कंडीशन में क्या हो रहा है, हम लिखते हैं एफ न्यू इज इक्वल टू के -2 इंटू +2 ऐसे आ गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, के से के कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या है 12 डिवाइडेड बाई एफ एन यानी न्यू फोर्स 12 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, हम माइनस साइन हटा दे रहे हैं क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड से हमको मतलब है। तो देखिए ये हमारे पास ऐसे आ गया, तो हमारा न्यू फोर्स बिटवीन चार्जेस आया 4 न्यूटन का, और चूंकि चार्जेस अपोजिट हैं तो ये होगा अट्रैक्टिव। ठीक है, ये होगा अट्रैक्टिव। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर है इसमें बी वाला। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको जब अभी थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वो ये है कि कूलॉम्स लॉ जो है वो हमारा पॉइंट चार्जेस के लिए ही जो है अप्लीकेबल है। ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए नहीं अप्लीकेबल है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। बात नंबर 1। ठीक है, पॉइंट चार्जेस। ठीक, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज ऐसा दिया हुआ है, सपोज करिए एक बहुत बड़ा लंबा वायर है और पूरी तरीके से ये हमारा चार्ज है, तो इसके लिए ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात। लेकिन बच्चों यहां पर एक बात और आती है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस बहुत दूर रखे हुए हैं, तो वो इसके लिए, जैसे इसके लिए ये चार्ज पॉइंट की तरह काम करेगा और इसके लिए ये वाला चार्ज पॉइंट की तरह काम करेगा, तो हमारा ये लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा। सेम ग्रेविटेशन वाली बात, ग्रेविटेशन वाली में भी क्या था कि हमारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था न्यूटन का, वो जो था सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए था, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है। बात नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि ये जो है सिर्फ रेस्ट चार्जेस के लिए है। ठीक है, रेस्ट चार्जेस के लिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऐसे दो चार्ज हैं, ये रेस्ट पे, तब इनके बीच में फोर्स इतना लगेगा। ठीक है, अगर ये चार्ज मोशन में है, ठीक है, मोशन में चार्ज है, तो कूलॉम्स लॉ उनके ऊपर नहीं लगता है। ठीक है, ये दो बात आप नोट कर लीजिए, इस पे हमारा क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन अगर एक चार्ज रेस्ट पे है, दूसरा मोशन में है, तो हमारा ये लॉ लगता है। ये भी इसकी एक बात बिल्कुल निश्चित है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा कंडक्शन के टेक्निक पे। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक जो है चार्ज है, इस तरीके से एक बॉडी है, ये पूरी तरीके से हमारी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और सपोज करिए इसके ऊपर हमारे पास +10 कूलॉम का चार्ज है। ठीक है, अब हम इसके पड़ोस में एक दूसरी बॉडी ले आए और ये न्यूट्रल है, ये बिल्कुल चार्ज नहीं है। ठीक है, हम ले आए इसको यहां से। ठीक, अब देखिए इनके बीच में हमारा फोर्स कितना होगा, तो फोर्स चूंकि एक वो है तो ये हमारा फोर्स कितना होगा, 0 न्यूटन का। हाँ, 0 न्यूटन का चार्ज फोर्स क्यों होगा, क्योंकि ये बॉडी चार्ज है, ये अनचार्ज है। अब देखिए हम अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं F = Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो बच्चों क्या होगा, हमारा क्या होगा, K की वैल्यू होगी, Q1 की वैल्यू 10 होगा, Q2 की वैल्यू 0, तो फोर्स अपने आप ही हो गया हमारे पास 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो फोर्स 0 होगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इनको जो है आपस में, दोनों बॉडी हमारी आइडेंटिकल है, इस चीज को नोट कर लीजिए, एक ही मटेरियल की बनी है और एक ही शेप एंड साइज की है। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे करा दिया टच। ठीक है, ऐसे टच करा दिया। अब टच कराने के बाद क्या हुआ, फिर से हमने इसको सेपरेट किया। ठीक है, तो अब हमारा जो है फिर से हमने सेपरेट किया और उतनी ही डिस्टेंस पे, सपोज करिए
कि हमने इसको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया, तो अब इनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। तो बच्चों मैंने पिछले वीडियो में जहां पे आपको बताया था चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें एक बात बताई थी कि जब हम दो बॉडीज को एक आपस में टच कराते हैं जो कि आइडेंटिकल होती हैं, सेम मटेरियल की बनी होती है, तो उनके ऊपर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब क्या होता है, जब हम इसको टच कराएंगे तो जो है पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा कुछ, और जो है चार्ज जो है हमारा इधर चला जाएगा। तो बच्चों दोनों के ऊपर हमारा जो है +5 कूलम हमारे पास आ जाएगा चार्ज। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पर भी +5 कूलम हो गया, यहां पर भी +5 कूलम हो गया। अब इनके बीच में हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप हो जाएगा। वो बच्चों फोर्स होगा हमारा F बराबर K, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू हो गई 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 मीटर, ये हो गया। तो बच्चों 9 × 5 = 25, 25 × 9 = 225, ये आ गया इंटू 10⁹, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻11 न्यूटन। इतना फोर्स इनके बीच में डेवलप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना फोर्स इनके बीच में डेवलप हो जाएगा। अब बच्चों देखिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं और देखिए हमारा क्वेश्चन क्या आता है और किस तरीके से निकल के आता है। ठीक है, इस टाइप से कंडक्शन के क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं। देखिए क्या हुआ कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, बॉडीज हैं, एक इसके ऊपर +10 कूलम का चार्ज है और इसके ऊपर जो है वो है हमारे पास -4 कूलम का चार्ज है। ये दोनों बॉडी एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है। ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है और बच्चों इनके बीच जो फोर्स है, चलिए जो है सो है। फिर हमने क्या किया कि इनको आपस में कांटेक्ट में ऐसे लेके आए और फिर हमने उतनी ही डिस्टेंस पे इसको दोबारा रख दिया। ठीक है, फिर हमने इसको इतनी डिस्टेंस पे दोबारा रख दिया। तो अब हमारा नया फोर्स पहले वाले फोर्स की कंपैरिजन में कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो बच्चों देखिए फिर यहां पे कंडक्शन हमारा अप्लाई हो रहा है। देखिए यहां +10 कूलम है, यहां -4 कूलम है। ये जब आपस में टच करेंगे तो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और दोनों के ऊपर बच्चों देखिए क्या होगा, चार्ज ये प्लस है, ये -4 है, तो टोटल चार्ज बच्चों हमारा बचेगा 6 कूलम। अब +3 इस पे चला जाएगा, +3 इस पे चला जाएगा। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो हमारा जो है पहले की तुलना में चार्ज ये फोर्स कितना रह जाएगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज करिए पहले हमारा फोर्स था F1 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। F1 हमने ऐसे लिख लिया, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, या K ही रहने देते हैं, कट जाएगा, कंपेरिजन करना है। तो K आ गया, ये आ गया बच्चों 10 इंटू -4 या 4 लिखेंगे क्योंकि हमारा उससे नेचर से नहीं मतलब है, डिवाइडेड बाई 1²। ठीक है, अब बच्चों बाद में क्या हुआ, F2 = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, डिवाइडेड बाई R², R हमारा सेम है। तो देखिएगा K Q1 की वैल्यू हो गई 3, ये भी हो गई 3, नीचे आया 1², तो F2। तो F1 बाई F2 बच्चों हम निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, F1 बाई F2 हो जाएगा हमारा K इंटू 40 डिवाइडेड बाई R²। R है नहीं हमारे पास, R1 है, चलिए खत्म हो गया R, और ये हो गया K इंटू 9, ऐसे आ गया बच्चों। K से K कट गया, तो F2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास 9/40 टाइम्स ऑफ F1, यानी सेकेंड टाइम जो फोर्स होगा वो हमारे पास इतना रह जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइम हमारे पास जो फोर्स होगा वो हमारा इतना रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमारे आते हैं जिसमें हमारा चार्ज चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ 2 point charges is 7 microcoulomb. They repel each other with a force of 1 Newton when kept 30 centimeter apart in free space. Calculate the value of each charge. ठीक है बच्चों, हमको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इनका जो सम है
वो हमारे पास है 7 माइक्रो कूलाम। इस तरीके से हमसे दे रखा है। माइक्रो कूलाम का मतलब हो गया Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है बच्चों 7 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, इस तरीके से आ रखा हुआ। अब क्या हुआ, फिर इन्होंने कहा कि अगर हम Q1 और Q2 को, ये Q1 हुआ, ये Q2 हुआ, इनको जो है एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो 1 न्यूटन का है। R हो गया बच्चों हमारे पास 30 सेंटीमीटर, यानी R हो गया 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इस टाइप से हमारे पास आ गया। तो हमको बताना है कि हमारा Q1 और Q2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ये हमें बताना है बच्चों। ये हमारा सवाल है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इसमें जो है यूज करेंगे कूलॉम्स लॉ का फार्मूला और फिर होगा हमारा कैलकुलेशन। तो देखिए कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो, फोर्स बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फोर्स हमारा है 1 न्यूटन, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, हमारे पास है नहीं। R की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू -2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इसको हम इधर ले आते हैं तो आ गया 3 इंटू 10⁻⁻1, 3 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है, ठीक है, वो आ रही है 9 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹। 9 से 9 कट गया। Q1 Q2 की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 10⁻11 मीटर। ठीक है, इतना आ गया। तो बच्चों हमारे पास दो अब हमारे पास फंक्शन है। वो फंक्शन है, एक तो Q1 Q2 की वैल्यू आ गई 10⁻11 और Q1 प्लस Q2 हमको दे रखा है 7 इंटू 10⁻⁻6। हम बच्चों इससे कैलकुलेट कर लेंगे Q1 और Q2। तो बच्चों देखिए अब हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें एक फार्मूला लगेगा, उस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। आप सबने पढ़ रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4ab। इस टाइप से फार्मूला होता है, यही इसमें लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 4Q1 Q2। ऐसे हो गया। तो बच्चों आ जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब देखिए क्या होगा, हमें ये निकालना है, ये दे रखा है, तो हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 7 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10⁻⁻11, यही निकल के आया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हो गया 49 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, 49 इंटू 10⁻⁻12 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻11। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं 49 इंटू 10⁻⁻12 माइनस 40 इंटू 10⁻⁻12। ये आ गया, ये कुल मिला के आया 9 इंटू 10⁻⁻12। ये आ गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट लेंगे तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा Q1 प्लस Q2 हो गया, ये Q1 माइनस Q2 हो गया। हम सॉल्व कर सकते हैं, तो Q1 प्लस Q2 को इसमें उठा के जोड़ देंगे। ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, ये गया कट, तो 2Q1 इज इक्वल टू आया 10 इंटू 10⁻⁻6, यानी Q1 की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इस हिसाब से Q1 की वैल्यू आई 5 इंटू 10⁻⁻6 यानी 5 माइक्रो कूलम, और Q2 की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 माइक्रो कूलम। बच्चों ये बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए कुल मिलाकर के ये हमारा जो है फोर्स का आज मैं वीडियो यही रोक रहा हूं। बच्चों फोर्स पे क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, एक से एक बड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है,
उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा और जो भी आपको पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो ये फोर्स का हमारा यही खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।